बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम प्रोफेसर जाहिद नज़ीर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद नज़ीर टीवी। वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा डील ऑफ द सेंचुरी के मुतालिक। ये डील ऑफ द सेंचुरी जो थी, ये इसको डील ऑफ द सेंचुरी किसने कहा था, सबसे पहले हम इस चीज पर बात करेंगे। नेतन्याहू इसराइल के वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में एक लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं। इस इनिंग्स का आगाज उन्होंने 1996 से लेकर 1999 तक किया। फिर इसके बाद 2009 से लेकर वो अब तक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अप्रैल 2019 में इसराइल में इलेक्शन होते हैं और किसी भी पार्टी को कोई वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं होती। चुनाचे नेतन्याहू दोबारा से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं। 6 माह बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन से हफ्ता 10 दिन पहले नेतन्याहू एक रैली में मैप लेकर आते हैं और ये उनका एक सियासी पैंतरा होता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो वादी उर्दन के मगरबी किनारे के साथ अनेक्स कर लूंगा, यानी उस पर कब्जा कर लेंगे, अपनी टेरिटरी को बढ़ाएंगे। चुनाचे सदर डोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू के दरमियान आपस में बातचीत होती है और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू इसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम देता है और ट्रंप इसे पीस प्लान का नाम देता है। ये तो था इस डील ऑफ द सेंचुरी का बैकग्राउंड। अब चलते हैं डील ऑफ द सेंचुरी की तरफ कि इसके क्या मेन फीचर्स हैं। नंबर 1, इसराइल वादी उर्दन, मकबूजा मगरबी किनारे और गोलन हाइट्स को अपने साथ मिलाएगा, यानी इस पर कब्जा कर लेगा। अगर फलस्तीनी रियासत बन भी जाती है तो इस पर इसराइल का कब्जा होगा। और यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि वादी उर्दन मगरबी किनारे का 1/3 हिस्सा है और इसके बदले फलस्तीन को गजा की पट्टी के इलाके मिलेंगे जो कि सहराई इलाके हैं। नंबर 2, यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्जे में होगा और ये इसराइल का गैर मुनक़स्सम दारुल हुकूमत होगा, अनडिवाइडेड कैपिटल होगा और इसराइल कभी भी इस पर समझौता नहीं करेगा। नंबर 3, वो तमाम तर आबादियां जो मकबूजा फलस्तीन के इलाके में हैं वो इसराइल का हिस्सा होंगी। नंबर 4, फलस्तीनी रियासत मुकम्मल तौर पर असले से पाक होगी और असले से पाक रहेगी भी, यानी ये आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगी, क्योंकि असले के बगैर ना तो इनकी फौज एग्जिस्ट कर सकती है ना ही इनकी कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी। नंबर 5, पानी और एयर स्पेस को इसराइल के कंट्रोल में दे दिया जाए, क्योंकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट आता है तो फलस्तीन के पास जवाब देने के लिए वक्त नहीं होगा, ना ही इसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। लिहाजा एयर स्पेस पर मुकम्मल कंट्रोल इसराइल का होगा ताकि आते हुए मिसाइल या एयरक्राफ्ट को तबाह किया जाए। नंबर 6, फलस्तीन को यह हक हासिल नहीं होगा कि वो किसी भी तंजीम के साथ मिलिट्री, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का मुआहदा कर सके, क्योंकि ये इसराइल के खिलाफ बात जाएगी और फलस्तीन किसी भी किस्म की पैरा मिलिट्री कैपेबिलिटीज फलस्तीन के अंदर या बाहर डेवलप नहीं कर सकेगा। नंबर 7, फलस्तीन की रियासत डिफेंस कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा कि हर मुल्क अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा खर्चा जो है वो डिफेंस पर करता है, मगर यहाँ फलस्तीन को डिफेंस पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी फलस्तीन आजाद होकर भी इसराइल के ज़ेरे असर रहेगा और फलस्तीन को हमास के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। नंबर 8, पिछली लड़ाइयों में जिन लोगों को इसराइल ने बेघर किया है, यानी 1967 में जो वार हुई थी उस पर इसराइल ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वहां के फलस्तीनियों को मार भगाया था और डंडे के दौर पर उनके घर जो थे वो खाली करवा लिए गए थे और वहां पर यहूदियों को आबाद किया गया था। अब क्या है कि उन लड़ाइयों में जिन लोगों को इसराइल ने बेघर किया था, वहां कब्जा किया था, उनके पास वापसी का कोई हक नहीं है, यानी वो अपने इलाके में वापस नहीं आ सकते। अब यहाँ ये सवाल है कि इस डील के एवज फलस्तीन को क्या मिलेगा। चलते हैं। इस डील के एवज फलस्तीन को 10 साल के अंदर 1 मिलियन न्यू जॉब्स मिलेंगी, यानी हर साल 1 लाख नौकरियां, जिससे फलस्तीन में बेरोजगारी की शरह बहुत हद तक कम हो जाएगी और इसके साथ साथ फलस्तीन में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे उसका जीडीपी, उसका ग्रोथ रेट ट्रिपल हो जाएगा।
मगर ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है जब वो इस डील को एक्सेप्ट करें। इस डील में $50 बिलियन में से $26 बिलियन कर्जा होगा और $13.5 बिलियन इमदाद होगी और $11 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगी, और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अरब के मुमालिक करेंगे। इस डील के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों ने कहा कि फिलिस्तीन इज नॉट फॉर सेल। अब चलते हैं इस मैप की तरफ। ये मैप देखें, यहाँ 1947 में जो फिलिस्तीन था वो बहुत ज्यादा था, जबकि इसके बरक्स जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, वो बहुत कम थे। ग्रीन हिस्सा फिलिस्तीन को शो करता है, जबकि व्हाइट हिस्सा जो है वो इसराइल को शो करता है, ज्यूज को शो करता है। उसके बाद यूएन प्लान आया 1947 में। इस प्लान में क्या था कि 56% जो लैंड थी वो इसराइल को दे दी गई और 43% लैंड जो थी वो फलस्तीन को दे दी गई। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस वक्त फलस्तीन की आबादी 8 लाख थी, और जबकि इसके बरक्स इसराइल की जो आबादी थी, यहूदियों की जो आबादी थी, वो 4,98,000 के करीब थी, यानी 5 लाख के करीब थी। फलस्तीनियों ने ये कहा कि राइट ऑफ मेजोरिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा हम इस डील को, हम इस रेजोल्यूशन को नहीं मानते, हम इस प्लान को रद्द करते हैं। उधर इसराइल भी यही चाहता था कि ये प्लान जो है ये रद्द हो जाए, क्योंकि इसराइल पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता था, मगर उसके लिए अब ये अपना अलग मुल्क बनाने का एक मौका था। उसके बाद 1949 से लेकर 1967 तक इसराइल बढ़ता गया और फलस्तीन कम होता गया। अब इस दौरान जंगें भी हुई। जंगों में इसराइल ने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया, जिनमें गोलन हाइट्स थी, वेस्ट बैंक था और इसके साथ साथ जेरूसलम था। अब फिर 2005 से लेकर अब तक, अब ये देखें मैप देखें, इसमें सारे का सारा जो व्हाइट हिस्सा है वो इसराइल का है, जबकि जो डॉट्स में जो ग्रीन एरिया शो किया जा रहा है वो फलस्तीन का है। आप देखें, बढ़ते बढ़ते इसराइल बहुत ज्यादा फैल गया और कम होते होते फिलिस्तीन बहुत ही कम हो गया, और इतना कम हो गया कि मादूम होने के करीब नजर आता है। अब चलते हैं ज़ायनिस्ट के उस ड्रीम की तरफ, जो कि वो इसराइल को एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए उनका क्या प्लान है कि तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा लिया जाएगा, सीरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कब्जे में किया जाएगा, इसके बाद इराक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कब्जे में लिया जाएगा, उसके बाद फिर पूरे का पूरा जॉर्डन जो है वो इसमें आ जाएगा, और सऊदी अरब का कुछ इलाका जो है वो इसमें आएगा, और इजिप्ट के बहुत सारे इलाके इसमें आएंगे। ये मिला के ये कहते हैं कि ये इनका ग्रेटर इसराइल होगा, जहां पे वो अपनी एक बहुत बड़ी बादशाहत, बहुत बड़ी हुकूमत जो है वो कायम करेंगे। अब यहाँ ये सवाल है कि फलस्तीन क्या चाहता है। फलस्तीन एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। वो अपने इलाकों में ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप को शामिल करना चाहता है। इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि वो मजबूत और मुस्तहकम फलस्तीन बन जाए। अब बहुत सारी कंट्रीज ने इस को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये इसका कानूनी हक है, जबकि इसराइल जो रियासत है वो डंडे के जोर पर, वो ताकत के जोर पर बनाई गई है। और दूसरी बात, फलस्तीन ये चाहता है कि जो लोग पिछली लड़ाइयों में बेघर कर दिए गए थे उनको दोबारा बहाल किया जाए, उन्हें दोबारा वापस लाया जाए ताकि वो अपने इलाके में आ सके। मगर ये दोनों जो बातें हैं वो किसी भी तरह से इसराइल को मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर ये मैप देखें, ये दरियाए उर्दन है, जो कि इसके साथ वादी उर्दन का इलाका है, और ये दरिया आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ डेड सी में गिर जाता है। अब ये जो डार्क एरिया है ये शो कर रहा है कि ये वो इलाका है जहां पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। इसराइल इस इलाके को अनेक्स करना चाहता है। अब अगर मुस्तकबिल में 2 रियासतें बनती हैं तो वो ये बनेगी, ये वेस्ट बैंक पूरे का पूरा और इसके साथ साथ गजा की पट्टी और इसराइल के लिए ये वाला इलाका। अब यहाँ ये सवाल है कि द डील ऑफ द सेंचुरी क्यों नाकाम हुई। फलस्तीन का एक अलग और खुद मुख्तार रियासत का ख्याल महज एक ख्वाब लगता है। फलस्तीन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बन सकता है जब कोई इसराइल जैसी रियासत इसके मद्दे मुकाबिल ना हो, वरना इसराइल हमेशा और मुसलसल इस पर दबाव डालता रहेगा। अगर किसी भी तरह फलस्तीन एक
ریاست بن بھی جاتی ہے تو یہ ایک ناکام ریاست ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ نہ تو اس کی کوئی فورن پالیسی ہوگی، نہ ہی اس کی کوئی ڈیفنس پالیسی ہوگی، اور نہ ہی اس کی کوئی معاشی پالیسی ہوگی، کیونکہ سب کچھ اسرائیل کی طرف سے ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔